प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर पहले बुक का, जो कि बुक का नाम है चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता। और रूस यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए हो सकता है कि इस बार आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो रूस के इतिहास के बारे में है। रूस जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सबसे बड़ा देश उभर के सामने आया था, उसको हम आज रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। 48 क्वेश्चन है, आप लोग याद ज़रूर से कर लेंगे, क्योंकि ऐसी ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि इस बार इस चैप्टर से प्रश्न जो है वो पूछे जाए, जिसमें भी रूस, अमेरिका, ये सब है। इस चैप्टर में भी था, पिछले चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी है और पिछले चैप्टर में भी था, तो हो सकता है कि पूछा जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो अभी मैंने बताया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सबसे बड़ा देश बन के उभरा सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में, वो था रूस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये जो सोवियत पिछले सेट का था, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। ये क्वेश्चन में आंसर निजी संपत्ति की समाप्ति सही है, थोड़ा सा उल्टा करके दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, अब समझिए इस चीज़ को। कह रहा है कि सोवियत व्यवस्था का जब निर्माण हुआ तो किस चीज़ को महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, तो इसको महत्व नहीं दिया गया, सॉरी, इसको महत्व दिया गया है ना, इसको महत्व दिया गया, क्योंकि समानता के सिद्धांत के आधार पर ही समाज का निर्माण हुआ। विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, इसको भी महत्व दिया गया। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। अब इस स्टेटमेंट को समझना है कि एक चीज है कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहेगा, इसको आप जब महत्व नहीं देंगे तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। तो अर्थव्यवस्था पर एक साम्यवादी व्यवस्था में राज्य का नियंत्रण रहता है। इसलिए ये तीन ऑप्शन सही, जब सही हो गए, तो हमारा महत्व नहीं देने वाला ऑप्शन यही होगा कि निजी संपत्ति की समाप्ति। तो निजी संपत्ति को पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं किया जाता था, हालांकि उत्पादन के साधनों पर जो है, संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता था, पर फिर भी निजी संपत्ति को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। पिछले सेट में से ये बचा हुआ था, इसमें थोड़ा सा डाउट था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, यह ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया? नहीं, लोकतांत्रिक तो था ही नहीं। जनता व्यवस्था से उब गई थी, पूरी तरीके से उबी भी नहीं थी, है ना। यह जनता का शोषण कर रही थी, इतना भी ज़्यादा शोषण नहीं हो रहा था, तो ये भी नहीं होगा। यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। घूसखोरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, नौकरशाह वगैरह अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर मानने लगे थे, तो इसी कारण से जनता असंतुष्ट हो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि लोकप्रियता जो है सोवियत व्यवस्था ने बहुत जल्दी खो दी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? आपको बताया गया कि उत्पादन के सारे साधनों पर किसका अधिकार होता है एक साम्यवादी व्यवस्था में? सोवियत व्यवस्था एक साम्यवादी व्यवस्था थी, और साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? राज्य का अधिकार होता है। तो सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? राज्य। चौथा है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो एक क्रांति हुई थी 1917 की रूसी क्रांति, उसी को हम नवंबर क्रांति भी कहते हैं। तो ये आपका नवंबर क्रांति के बाद जो है सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, वो टूट गया, तो उसकी शक्ति कम हो गई। और जो शीत युद्ध के दौर में कौन से दो सबसे इंपॉर्टेंट देश थे, कौन से दो सबसे ताकतवर देश थे? एक तो था अमेरिका, दूसरा कौन था? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो बचेगा कौन? अमेरिका बचेगा। तो यही अकेली महाशक्ति जो है अमेरिका बच गया। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो शीत युद्ध के बाद का काल। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? सोवियत संघ के विघटन के साथ 1991 में। और 1991 में जब विघटन हो गया तो उसके बाद शीत युद्ध के बाद का जो काल रहेगा वो अमेरिकी आधिपत्य का काल माना जाएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अगर आप काउंट करके देखेंगे तो आंसर होगा आपका 6 साल। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक। और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के साथ ही ऑफिशियल तौर पे एक तरह से देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध का क्या हो गया था? अंत हो गया था।
चलिए, तो 6 साल चला था। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में। बर्लिन किस देश की राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इसको जर्मनी की दीवार भी कहीं कहीं कहता है और बर्लिन की दीवार भी कहते हैं। इसको पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया था बर्लिन की दीवार को बना के, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, कौन कौन? सोवियत संघ और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और इन दोनों के बीच में अपने वर्चस्व को लेकर कौन सा युद्ध चला था? शीत युद्ध का दौर चला था, ठीक है। तो आप हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अब है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 को। डेट आपको याद रखना है 1991, ठीक है। और 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन होता है, तो 1991 में विघटन हुआ था, ये तो सबको ही पता है। और डेट कौन सी है? 25 दिसंबर 1991। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में इसकी जो इसका जो मुख्यालय है वो बनाया गया था। मई 1945 में राइस्टैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? तो वो हो जाएगा सोवियत संघ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एनसीईआरटी में इस झंडा फहराने की घटना से रिलेटेड एक फ़ोटो भी बनाया हुआ है, जिसमें सोवियत के जो सैनिक है वो इस राइस्टैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर क्या कर रहे हैं? झंडा फहरा रहे हैं। 13 क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उनका नाम क्या था? उनका नाम था निकिता खुश्चेव, ठीक है। बहुत फेमस नेता है। जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जब सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें लाकर तैनात कर दी थी क्यूबा में, क्यूबा अमेरिका के एकदम साइड में एक देश है और वहाँ पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई थी, किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। तो उस समय सोवियत संघ का मतलब नेता कौन थे, यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो निकिता खुश्चेव थे। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्ते बाद लगी थी उनकी संख्या कितनी थी? तो 3 सप्ताह बाद उनको जानकारी लगी थी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना गया था। हिस्ट्री में इसको कहा जाता है कि अमेरिका जैसे देश को 3 हफ्ता बाद ये पता लगा कि सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी हैं, परमाणु मिसाइलें, ठीक है। और वहाँ से अगर वो चाहता तो एक मिसाइल मारता और अमेरिका को वो परमाणु हमला वहाँ से कर सकता था, ठीक है, क्योंकि एकदम पास में ही था। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे? बहुत सिंपल सी बात है, अमेरिका और सोवियत संघ। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आप करते जाएंगे। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से बने थे? दो ध्रुवीयता का जो दौर बना उसमें कौन कौन से दो ध्रुव थे? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस चीज़ से है? तो वो मानवाधिकार से है। किसका संबंध? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध। आगे चलते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो देखा जाए सही कथन इनमें कौन कौन से हैं? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, ये तो बिल्कुल सही बात है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था, ये भी सही बात है। और अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, ये भी सही बात है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी, बहुत ज़्यादा आर्थिक आज़ादी जनता को नहीं थी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण शीत युद्ध का चरम उत्कर्ष का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? शीत युद्ध का चरम उत्कर्ष। समाज क्रांति कब हुई? तो समाज क्रांति कहते हैं जो 1917 की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी, जिसमें जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया था। लेनिन के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। तो उसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व और इसके बाद ही जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी। कब? 1917 के बाद। उसी को क्या कहते हैं? समाज क्रांति। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? तो सोवियत संघ से था। 1917 की क्रांति में इनका बहुत प्रमुख योगदान था। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुसा था कब? 1979 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 10 साल रहा था, 1979 से लेकर 1989 तक। उसके बाद की अपनी लंबी कहानी है। अमेरिका ने सोवियत संघ को वहाँ से निकालने के लिए मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग दी। अमेरिका ने, ये जो तालिबान है ना, ये अमेरिका की पैदाइश है, अमेरिका ने पैदा करके दिया है, ठीक है। और फिर लास्ट में उसी को उसका भुगतना पड़ा, ठीक है। 2001 में जो अमेरिका में हमला हुआ था वो इन लोगों ने ही किया था, ठीक है। 22 सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया। पहली दुनिया किसको कहते थे?
जो देश अमेरिका के साथ थे, अमेरिका और उनके मित्र देशों का जो एक समूह था वो पहली दुनिया था, सोवियत संघ और उसके मित्र देशों का जो समूह था वो दूसरी दुनिया था, और तीसरी दुनिया कौन सी थी जिसमें भारत जैसे विकासशील देश थे जो अभी अभी किससे, जो उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे, तो वो तीसरी दुनिया में आते थे। तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। दूसरी दुनिया में कौन आता था? सोवियत संघ आता था। उसके विघटन से क्या हो गया? दूसरी दुनिया का अंत हो गया। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? देखा जाए, गतिरोध अर्थव्यवस्था, ये उसी से संबंधित है। अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बाद में लचर हो गई थी। जनता में असंतोष भी बढ़ रहा था, सही बात है। विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये भी सही बात है। लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना, ऐसा कोई विशेषाधिकार बढ़ा नहीं था, बल्कि लोगों को अधिकार नहीं थे, इस वजह से लोग परेशान थे। ठीक है, तो ये वाला कथन जो है वो गलत है। 1955 में वर्साय संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी जर्मनी। 1955 के वर्साय संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो वो क्या हो जाएगा? पश्चिमी जर्मनी। 25, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो ये हो जाएगा येल्तसीन। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? येल्तसीन था। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1917 के बाद। 1917 के बाद जब सोवियत संघ की स्थापना हुई थी तो 1918 में एक संविधान बना था, और उस संविधान को बनाने वाले लेनिन थे, लेकिन उसके बाद स्टालिन ने एक और संविधान बनाया। कब? 1936 में। ठीक है, तो स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 में। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? यानी दो ध्रुवीयता का जो दौर था वो जब खत्म हो जाएगा, दो ध्रुवीयता का दौर जब खत्म हो जाएगा, किसके साथ? सोवियत संघ के विघटन के साथ, तो एक ध्रुवीयता कायम होगी। किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में, क्योंकि यही एक अकेला देश बच गया था जो पावरफुल था। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मैंने अभी बताया कि लेनिन जो थे रूसी क्रांति के नेता थे। सोवियत गुट सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? ये क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी आया था, यूगोस्लाविया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मिल रहा है। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो लेच वलेसा, नाम याद रखिएगा। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लेच वलेसा ने। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एल्टसीन ने। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? एल्टसीन ने। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये नाम था कोसिगिन। और ये ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ कब था? 1965 के वॉर के बाद 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौता हुआ था, और उसी समझौते में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ गए थे और वहाँ उनका आकस्मिक निधन हो गया था। ठीक है, चलिए 33, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? इसमें आते हैं साम्यवादी देश, यानी सोवियत संघ के मित्र देश रहेंगे तो सोवियत संघ के मित्र देश कैसे हैं? साम्यवादी देश है। ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? पिछले चैप्टर में भी मिला है, ये दिया था गोर्बाचोव ने। ठीक है, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो ये रखा था रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने, जो अभी भी राष्ट्रपति है। ठीक है, वारसा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो आंसर हो जाएगा अल्बानिया। वारसा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो ये हो जाएगा अल्बानिया। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था हेलसिंकी में। यूरोपीय देश अपने में सहयोग और सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए 1975 में हेलसिंकी में ये लोग एक सम्मेलन किए थे। हेलसिंकी किसी देश की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? आप लोग एक बताइए, आप लोग में से कोई भी बता सकता है हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि हेलसिंकी किस देश की राजधानी है। जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को हार्ट दिया जाएगा। बताइए हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें हो जाएगा 8। पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? जो पहले के साम्यवादी देश थे उन्होंने कौन सी व्यवस्था अपनाई साम्यवाद से बाहर निकलने के बाद? तो उदारवादी। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो दो ध्रुवीयता का अर्थ तो यही था ना कि एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व और दूसरे साइड किसका प्रभुत्व? सोवियत संघ का प्रभुत्व। तो दो ध्रुवीयता का अर्थ यही है कि अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। 41 है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो पश्चिमी विश्व का नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। और पूर्वी विश्व का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सोवियत संघ। निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है?
शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम देखा जाए पहले कौन कौन सा है। पहला हो जाएगा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ये भी सही बात है। CSI का जन्म, ये भी सही बात है। और भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, ये इसका शीत युद्ध से लेना देना नहीं था। भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण जो किए गए थे वो एक दूसरे से खुद को मजबूत स्थिति में रखने के लिए किए गए थे, ठीक है। इसका शीत युद्ध से लेना देना नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा नेटो का सदस्य नहीं है, नाटो का सदस्य कौन सा नहीं है, तो भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है, आप सबको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है, तो ब्रिटेन हो जाएगा इसमें। ब्रिटेन नाटो का सदस्य और नाटो का बहुत ही एक्टिव मेंबर है ब्रिटेन। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, तो ये क्वेश्चन तो 2-3 बार हो ही गया। अमेरिका, एक ध्रुवीयता बच गई, अमेरिकी वर्चस्व का काल ये रहेगा। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, तो अमेरिका। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे मिखाइल गोर्बाचोव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था, मिखाइल गोर्बाचोव। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है JS मिल। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, JS मिल। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखिएगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, JS मिल। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता, ये क्वेश्चन भी पिछले चैप्टर में आया था, किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ किसने कहा था, तो ये कहा था रूसो ने। तो ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा। बहुत इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल साइंस में, इसको आप एक बार याद रखिएगा। जहाँ जहाँ बताने वाली चीज़ें थी हमने बताने की पूरी कोशिश की। एग्ज़ाम बहुत पास में है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और 12th का जो नया बैच है आप सबको पता है कि 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोग देर नहीं करेंगे क्योंकि 11th के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते नहीं है, तो 12th में कम से कम शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। और जो 10th के बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारे कोचिंग में आके, चाहे आप किसी भी कोचिंग से संबंध रखते हो, कहीं पर पढ़ाई करते हो, आप हमारे कोचिंग में आके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। और जो नंबर वगैरह है वो आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के शुरू और अंत में भी नंबर्स आपको दिए गए रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।